भारत की बात में आज वो किस्सा जो देश के इतिहास में एक काले अध्याय की तरह दर्ज है। आज 25 जून है और ठीक 44 साल पहले आज ही के दिन यानी 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी सरकार ने देश में इमरजेंसी लगाई थी। आखिर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाने का फैसला क्यों किया था और इमरजेंसी के दौरान देश में ऐसा क्या क्या हुआ जिसके बाद 25 जून 1975 की यह तारीख भारतीय लोकतंत्र पर एक काला धब्बा बनकर चिपक गई। देखिए 44 साल पहले उस रात की पूरी कहानी। कल तो बड़े नारे बुलवा लिए, किसने किया, किसने किया, किसने किया। आज 25 जून है साहब। लोगों को जानकारी भी नहीं कि 25 जून क्या है, अगल बगल में पूछना पड़ता है। 25 जून की वो रात देश की आत्मा को कुचल दिया गया था। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। पच्चीस जून 1975 की रात 12 बजे देश में इमरजेंसी लगा दी गई थी, लेकिन देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तय नहीं कर पा रही थीं कि देश की जनता को इसके बारे में वो कैसे बताएंगी। इमरजेंसी के कागज पर राष्ट्रपति के दस्तखत होने के कई घंटे बाद तक इंदिरा गांधी परेशान थी। रात से सुबह होने को थी। इंदिरा गांधी इस बार तब के अपने करीबी और बंगाल के सीएम सिद्धार्थ शंकर रे से सलाह ले रही थी। सिद्धार्थ, स्पीच ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को समझने में बिल्कुल दिक्कत ना हो कि इमरजेंसी क्या है। ये सुनो जरा। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। इंदु, हम इसे ऐसा करते हैं। सुबह के 3 बजे तक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, बंगाल के चीफ मिनिस्टर सिद्धार्थ शंकर रे और कांग्रेस अध्यक्ष देवकांत बरुआ ये फैसला कर रहे थे कि लोगों को आपातकाल का मतलब कैसे समझाया जाए, क्योंकि इससे 3 घंटे पहले देश में इंटरनल इमरजेंसी लगा दी गई थी। एड्रेस टू नेशन या राष्ट्र के नाम संदेश को तैयार करने के बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मीटिंग खत्म हो गई। प्रधानमंत्री निवास के गलियारे में गृह राज्य मंत्री ओम मेहता की मुलाकात सिद्धार्थ शंकर रे से हुई। रे साहब, आपको पता चला? सभी अखबारों की बिजली काट दी गई है। अभी अखबार छप ही नहीं सकता। नहीं, यह बात बिल्कुल गलत है। यह अफवाह है, क्योंकि हमारी प्राइम मिनिस्टर ऐसा कुछ भी नहीं चाहती। साहब, मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल सही है। कल अखबार क्या, कल हाईकोर्ट के दरवाजे भी नहीं खुलेंगे। मैं चलता हूं। गृह राज्य मंत्री ओम मेहता की बातों से हैरान रे वापस प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे। अभी अभी मैंने सुना है कि प्रेस की बिजली काट दी गई है, जिससे कि अखबार ना निकल सके। हाई कोर्ट को बंद किया जा रहा है, ताले लगाए जा रहे हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो ठीक है, अगर ऐसा है तो ये बहुत गलत हो रहा है। अच्छा, तुम बैठो, मैं देखती हूं। सिद्धार्थ शंकर रे इंदिरा गांधी के दोस्त थे। रे ने इंदिरा गांधी की बायोग्राफी लिखने वाली पुपुल जयकर को बताया कि कुछ देर बाद इंदिरा लौटी, तब
उनकी आंखें लाल थीं और वो बिल्कुल रुआंसी सी थी। सिद्धार्थ, अखबारों की बिजली नहीं काटी जाएगी और सभी हाईकोर्ट भी खुलेंगे। अगले दिन हाईकोर्ट तो खुले, लेकिन इक्का दुक्का अखबार ही निकले। मतलब था प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जगह कोई और फैसले ले रहा था। इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगा चुकी थी, लेकिन इसकी कानो कान भनक उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के साथियों को भी नहीं होने दी। 26 जून की सुबह 6 बजे इंदिरा ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई और सबको इसकी जानकारी दी। इस मीटिंग के बाद इंद्र कुमार गुजराल, जो कि सूचना प्रसारण राज्य मंत्री थे, उनकी संजय गांधी से मुलाकात हुई। उनके साथ तब के शिक्षा मंत्री नूरुल हसन भी मौजूद थे। नूरुल जी, यूनिवर्सिटी में आरएसएस से जुड़े जितने भी लेक्चरर्स और प्रोफेसर्स हैं, उनकी लिस्ट चाहिए मुझे। एंड मिस्टर गुजराल जी, दूरदर्शन और रेडियो पे जो भी न्यूज जाएगी उसे पहले मैं देखूंगा। ऐसे कैसे हो सकता है? जब तक ये न्यूज रिपोर्ट रेडियो और दूरदर्शन दिखा न दे, उसे कोई नहीं देख सकता। वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है, उसे मैं भी नहीं देख सकता। You see, one thing became very clear as soon as we came out of the cabinet meeting. The transfer of power had taken place, and he wanted me, as the cabinet meeting ended, he said, "I want to see the news bulletins." So I told him that cannot be done. News bulletins are shown, are made public only after broadcast. Prior to that, even I never see them. इंद्र कुमार गुजराल घर लौटे, लेकिन उन्हें फिर से प्रधानमंत्री निवास बुलाया गया। जब गुजराल पहुंचे, तब तक प्रधानमंत्री दफ्तर जा चुकी थी। गुजराल की मुलाकात संजय गांधी से हुई। प्राइम मिनिस्टर्स एड्रेस टू द नेशन सभी रेडियो स्टेशन पे क्यों नहीं चला गया? जवाब चाहिए मुझे। देखिए, मैं आपके प्रति जवाबदेह नहीं हूं। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आपने तमीज से बात करनी चाहिए। आपकी उम्र मेरे बेटे से भी कम है। जिस भाषण के लिए संजय गांधी और इंद्र कुमार गुजराल के बीच कहासुनी हुई, उसे लोगों ने तब सुना जब 26 जून 1975 की सुबह 8 बजे समाचार सुनने के लिए रेडियो ट्यून किया और आवाज आई इंदिरा गांधी की, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। The President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. संविधान के आर्टिकल 352 के सहारे देश में इंटरनल इमरजेंसी लगाई गई। इसका मतलब ये था कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बिना रोक टोक के जब तक चाहे पावर में रह सकती थी। लोकसभा और विधानसभा चुनाव की जरूरत नहीं थी। अखबार और मीडिया आजाद नहीं थे। उनमें वही बातें लिखी और पढ़ी जा सकती थी जिसे सरकार ने जारी किया हो। पार्लियामेंट में अपने बहुमत के आधार पर सरकार हर तरह के कानून पास करा सकती थी। अब जरा इमरजेंसी की वजह भी समझिए। असल में सोनिया गांधी जिस रायबरेली से आज सांसद है, उसी रायबरेली के रिजल्ट ने देश में आपातकाल की स्क्रिप्ट लिखी थी। साल 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी रायबरेली से जीती, लेकिन इंदिरा गांधी से मात खाए राजनारायण ने हार नहीं मानी थी। इंदिरा गांधी को तब 1,83,000 वोट मिले थे, जबकि संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के राजनारायण को 71,499। राजनारायण ने रिजल्ट के खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जी दे दी। आरोप लगाया कि इंदिरा ने सरकारी शक्तियों का दुरुपयोग कर चुनाव जीता है। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने इस मामले की सुनवाई शुरू की, जो बेहद ही सख्त स्वभाव के माने जाते थे। देखो, जिस वक्त प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अंदर आए, उस वक्त कोई भी सुरक्षा कर्मी, चाहे वो सुरक्षा के लिए तैनात हो, उपस्थित नहीं होना चाहिए। अदालत में जब प्रधानमंत्री प्रवेश करें तो कोई भी व्यक्ति खड़े होकर उनका स्वागत नहीं करेगा। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा के आदेश पर ही
स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार किसी प्रधानमंत्री को अदालत में हाजिर होना था। दिन था 18 मार्च 1975। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इसी दिन अदालत में पेश हुई। अदालत में इंदिरा गांधी को करीब 5 घंटे तक सवालों के जवाब देने पड़े। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई पूरी की और मई 1975 में सुनवाई खत्म करने के बाद 12 जून को फैसला सुनाने की तारीख तय थी। भारी दबाव के बीच जस्टिस सिन्हा के कोर्ट में 23 मई 1975 को सुनवाई पूरी हो गई और उन्होंने अपना फैसला रिजर्व कर लिया और आखिरकार 12 जून 1975 का दिन आ गया। ये दिन फैसले का था। The petition is allowed. Oh no. मैडम, they have unseated you. 6 साल के लिए आपके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोर्ट के आदेश के बाद इंदिरा का प्रधानमंत्री पद पर बनी रहना संभव नहीं था। कांग्रेस में कानाफूसी शुरू हो गई थी। इंदिरा गांधी ने भी इस्तीफे का मन बनाया था, लेकिन जैसे ही ये खबर उनके बेटे संजय गांधी को मिली, उन्होंने फौरन उनसे मुलाकात की और इस्तीफा नहीं देने को कहा। आइए बात करनी 2 मिनट। मैं भी आती। क्या सुन रहा हूं मैं? आप इस्तीफा देने की बात कर रही हैं? आप हरगिज़ ऐसा नहीं करेंगे। डी.के. बरुआ जैसे लोगों को जानती नहीं है आप। एक बार प्रधानमंत्री बनेगा, जिंदगी भर कुर्सी छोड़ेगा नहीं। और अंदर से सभी नेताओं का यही हाल। दिखाते होंगे आपके सामने खड़े खड़े लॉयल्टी, लेकिन अंदर से सब अपने चांस के बारे में सोच रहे हैं। आपके इस्तीफा देने का सवाल ही नहीं। इंदिरा ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के जज ने 24 जून को इंदिरा गांधी को पीएम बने रहने का फैसला तो दिया, लेकिन कई अधिकारों से वंचित कर दिया। बस यहीं से इमरजेंसी की फाइनल स्क्रिप्ट तैयार हो गई। 25 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण रैली कर रहे थे। जेपी का भाषण सुनने उस समय रामलीला मैदान में करीब 5 लाख लोगों की भीड़ जमा थी। इसी रैली में लाखों लोगों के सामने जेपी ने फौज और पुलिस को कहा था, अगर सरकार का कोई फैसला गलत लगे तो उसे ना माने। हमारे साथ इस आंदोलन के साथ सहयोग करो, अपनी ड्यूटी भी करो, जितना हुक्म होता है तुमको उतना करो, लेकिन जो हुक्म ऐसा हो जो तुम्हारी आत्मा के खिलाफ हो, तुम्हारी जमीर के खिलाफ हो, अनैतिक हो, उस हुक्म को हरगिज मत मानो। ये तो महात्मा गांधी जी का हुक्म था अंग्रेजी राज के जमाने में। जेपी के इस आह्वान को सरकार ने सेना को बगावत के लिए उकसाने के बराबर माना। एक जना इस हद तक गया कि अगर फौजी किसी हुक्म को गलत समझें तो उसको न माने। यह कार्यक्रम इस महीने के 29 तारीख से शुरू होने वाला था। हमें जरा भी संदेह नहीं कि ऐसा कार्यक्रम शांति और आर्थिक स्थिति को घोर खतरा पैदा करता। जयप्रकाश नारायण की रैली में क्या हो रहा था, इसकी पल पल की जानकारी प्रधानमंत्री को मिल रही थी। इंदिरा गांधी उस रोज ऑफिस नहीं गई थी। शाम के 7 बजे थे। इंदिरा गांधी के दोस्त और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे प्रधानमंत्री निवास पहुंचे। इंदिरा गांधी के भरोसेमंद और सेक्रेटरी R.K. धवन का कहना है कि इंदिरा गांधी ने जनवरी महीने में ही बड़ा कदम उठाने का फैसला कर लिया था। 25 जून की शाम उस फैसले को अमल में लाने का वक्त हो गया था। प्रधानमंत्री निवास में दूसरा पावर सेंटर संजय गांधी का था। 25 जून की रात उनके सलाहकार थे गृह राज्य मंत्री ओम मेहता, दिल्ली के उपराज्यपाल कृष्णचंद और हरियाणा के मुख्यमंत्री बंसीलाल। ये तीनों डंडे के जोर पर विपक्ष का मुंह बंद करवाने के हिमायती थे और इन्हीं में था राजनीतिक गिरफ्तारियों का फैसला भी। संजय गांधी गिरफ्तार किए जाने वाले नेताओं की सूची तैयार कर रहे थे। इंदिरा गांधी तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से मिलने पहुंची। इंदिरा गांधी ने
जयप्रकाश नारायण की रैली के बाद खराब होते हालात के बारे में राष्ट्रपति को बताया। इंदिरा गांधी के सचिव R.K. धवन एक बार फिर राष्ट्रपति भवन पहुंचे। उनके हाथ में चिट्ठी थी, प्रधानमंत्री की चिट्ठी राष्ट्रपति के नाम। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने जैसे ही इस प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी पर दस्तखत किए, वैसे ही हिंदुस्तान का लोकतंत्र इंदिरा गांधी की मुट्ठी में बंध गया और हुआ वही जिसका सबको डर था। हर तरफ गिरफ्तारियां शुरू हो गई। 25 जून 1975 की रात के 2:30 बजे थे। जेपी रामलीला मैदान की रैली से थक कर लौटे थे और दिल्ली के इसी गांधी शांति प्रतिष्ठान में कमरे में विश्राम कर रहे थे। लेकिन रात के 2:30 बजे जेपी को जगाया गया। बाबूजी उठिए, पुलिस वाले हैं। आइए सर, हम आपको लेने आए। विनाश काले विपरीत बुद्धि। चलिए।